नमस्कार दोस्तों, नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 में हमने टीसीपी आईपी मॉडल को बहुत अच्छे से समझा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के पार्ट 1 की, जिसका नाम है ईथरनेट लैन स्विचिंग। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे कि हमारे घरों और ऑफिसों में डाटा वास्तव में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे ट्रेवल करता है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओएसआई मॉडल का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद फील्ड्स इन ईथरनेट हेडर को समझेंगे, फिर हम फील्ड्स इन ईथरनेट ट्रेलर को समझेंगे और आखिर में मैक एड्रेस के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद एक छोटा सा क्विज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चैप्टर 3 में तो हमने टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा था, तो यह ओएसआई मॉडल कहां से आ गया। दोस्तों याद कीजिए चैप्टर 3 की लैब को। उस लैब में मैंने आपको लाइव दिखाया था कि टीसीपी आईपी मॉडल में अलग से कोई 5th और 6th लेयर नहीं होती है। वहां इन तीनों लेयर्स यानी 5th, 6th और 7th को मिलाकर एक अकेली एप्लीकेशन लेयर बना दिया जाता है। लेकिन जब हम थ्योरी और नेटवर्किंग के गहरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ओएसआई मॉडल को देखते हैं, तो यहाँ हमें ये सभी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग और साफ दिखाई देती हैं। आज के हमारे इस नए चैप्टर में हमारा पूरा फोकस नीचे की दो सबसे महत्वपूर्ण लेयर्स पर रहेगा, यानी लेयर 1 फिजिकल लेयर और लेयर 2 डाटा लिंक लेयर। हम इन दोनों लेयर से ही समझेंगे कि स्विचेस और एंड होस्ट के बीच डाटा का असली खेल कैसे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली लेयर यानी फिजिकल लेयर से। इसका मुख्य काम यह तय करना है कि डाटा ट्रांसफर करने वाले मीडियम जैसे केबल की फिजिकल विशेषता क्या होगी। उदाहरण के लिए केबल में वोल्टेज लेवल कितना होगा, डाटा अधिकतम कितनी दूरी तय कर सकता है और किस तरह के फिजिकल कनेक्टर्स और केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल बिट्स होती हैं यानी 0 और 1, उन्हें यह लेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स में बदल देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। इसका काम है नोड टू नोड कनेक्टिविटी प्रदान करना, यानी आपके पीसी से स्विच तक, स्विच से राउटर तक या एक राउटर से दूसरे राउटर तक डाटा को पहुंचाना। यह तय करता है कि फिजिकल मीडियम जैसे कॉपर यूटीपी केबल पर भेजने के लिए डाटा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। साथ ही यह फिजिकल लेयर पर होने वाली गलतियों को भी पहचानता है और उन्हें ठीक भी करता है। सबसे जरूरी बात यह लेयर 2 एड्रेसिंग यानी मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है डाटा को भेजने के लिए, जो कि आईपी एड्रेस से बिल्कुल अलग होता है। आईपी एड्रेस को हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि हम इस चैप्टर में सिर्फ हाईलाइटेड एरिया में डाटा कैसे मूव करता है उसके बारे में समझने वाले हैं। अब बात करते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की। यह क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको आसान शब्दों में समझो। लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत ही सीमित या छोटे भौगोलिक क्षेत्र यानी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में फैला होता है, जैसे आपके घर का वाईफाई नेटवर्क, आपके कॉलेज की कंप्यूटर लैब या किसी ऑफिस का एक सिंगल फ्लोर। एक लैन नेटवर्क को बनाने के लिए हम मुख्य रूप से स्विचेस और केबल्स जैसे यूटीपी केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हो कि इसमें मैंने आपको 4 लैन दिखाई है, लैन 1, लैन 2, लैन 3 और लैन 4। ये आपके कॉलेज की कंप्यूटर लैब भी हो सकती है या किसी कंपनी की एक छोटी ब्रांच भी हो सकती है, किसी ऑफिस का एक सिंगल फ्लोर भी हो सकता है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। अब हम सीखेंगे कि एक स्विच डाटा के ईथरनेट फ्रेम को कैसे रिसीव करता है और कैसे आगे फॉरवर्ड करता है। याद रखिए आज के समय में दुनिया के लगभग हर लैन नेटवर्क में जिस तकनीक या प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है उसे हम ईथरनेट कहते हैं। ईथरनेट एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है जिसे हम टीसीपी आईपी मॉडल में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईथरनेट फ्रेम क्या होता है। हमने चैप्टर 3 में इनकैप्सुलेशन प्रोसेस को पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि लेयर 5 के ऊपर आपके पास डाटा होता है। जब वो लेयर 4 पर आता है तो लेयर 4 का हेडर उसके साथ मिल जाता है। जब वो लेयर 3 के ऊपर आता है तो लेयर 3 का हेडर मिल जाता है। जब वो लेयर 2 पे आता है तो लेयर 2 का हेडर प्लस डाटा प्लस लेयर 2 का ट्रेलर उसके साथ मिल जाता है, तो वह फ्रेम बन जाता है। मतलब लेयर 2 पर जो डाटा है उसे हम फ्रेम बोलते हैं और ईथरनेट लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, इसलिए इसे हम ईथरनेट फ्रेम बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम ईथरनेट हेडर और ईथरनेट ट्रेलर को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप कुरियर से कोई सामान भेजते हैं तो पैकेट के आगे एक पर्ची चिपकाते हैं जिस पर एड्रेस लिखा होता है और पीछे उसे टेप से सील करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे मेन डाटा यानी पैकेट के आगे ईथरनेट हेडर जुड़ता है और पीछे ईथरनेट ट्रेलर जुड़ता है। हमारे एग्जांपल में जो पर्ची हमने आगे लगाई थी उसको हम हेडर बोलते हैं और पीछे उसे टेप से सील किया था उसे ट्रेलर बोल सकते हैं। हेडर में टोटल 5 फील्ड्स होती हैं, जैसे प्रीएम्बल, एसएफडी, डेस्टिनेशन, सोर्स एंड टाइप। ट्रेलर में एक फील्ड होती है एफसीएस। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड क्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में फील्ड का मतलब डाटा का एक ऐसा हिस्सा या ब्लॉक जो किसी खास जानकारी के लिए रिजर्व रखा जाता है। यानी कि अगर आपको कोई खास इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फील्ड नॉमिनेट होती है। अब हम हेडर की फील्ड्स को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट इज प्रीएम्बल एंड एसएफडी। एसएफडी मींस स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर। इसका काम रिसीव करने वाले डिवाइस की क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना होता है, यानी यह दोनों डिवाइस की टाइमिंग को आपस में मैच करता है ताकि डाटा बिना किसी गड़बड़ के सही स्पीड पर रिसीव हो सके और यह रिसीवर
रिसीवर को अलर्ट करता है कि तैयार हो जाओ, एक नया डाटा फ्रेम आ रहा है। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन, यह उस डिवाइस का लेयर 2 यानी मैक एड्रेस होता है जिसके पास फ्रेम भेजा जा रहा है। नेक्स्ट इज सोर्स, यह उस डिवाइस का एड्रेस होता है जिसने फ्रेम को भेजा है। लास्ट इज टाइप, यह बताता है कि इस फ्रेम के अंदर कौन सा लेयर 3 प्रोटोकॉल है, जैसे IPv4, IPv6। कभी कभी ये डाटा की लंबाई भी बताता है। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की यानी ट्रेलर की, जिसमें FCS होता है। FCS यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस। FCS क्या काम करता है? जब रिसीविंग डिवाइस को फ्रेम मिलता है तो वह चेक करता है कि रास्ते में डाटा खराब या चेंज तो नहीं हुआ। यह एरर डिटेक्शन के लिए होता है। अब इस टेबल में प्रीएम्बल और SFD के बीच के अंतर को समझते हैं। प्रीएम्बल 7 बाइट्स यानी 56 बिट्स का होता है। इसका मतलब है कि जो प्रीएम्बल फील्ड है उसकी लेंथ 7 बाइट्स की है, यानी उसके अंदर 7 बाइट डाटा स्टोर हो सकता है। इसके अंदर जो 56 बिट्स होती हैं वो लगातार 10 10 10 10 की सीरीज में होती हैं। इसका काम सिर्फ रिसीव करने वाले डिवाइस की घड़ी यानी क्लॉक टाइम को अपने साथ मिलाना है ताकि दोनों एक ही स्पीड पर काम कर सकें। अब बात करते हैं SFD की, जिसकी लेंथ 1 बाइट यानी 8 बिट्स होती है। इसका पैटर्न 10 10 10 11 होता है। इसका काम रिसीवर के लिए एक स्टॉप सिग्नल की तरह होता है। इसका काम रिसीवर के लिए एक स्टॉप सिग्नल की तरह है जो कहता है बस भाई अलर्ट करने का काम खत्म हुआ, अब इसके ठीक बाद असली डाटा स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं इन दोनों फील्ड्स को आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेन की तरह है। ट्रेन चलने से पहले हॉर्न बजाती है, उसको आप प्रीएम्बल मान सकते हो, और जैसे ही हरी झंडी दिख जाती है और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है उसको आप SFD मान सकते हो। अब बात करते हैं डेस्टिनेशन एंड सोर्स मैक एड्रेस की। जब भी नेटवर्क पर कोई फ्रेम भेजा जाता है तो उसमें भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों का एड्रेस होता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे जब आप किसी ईमेल को भेजते हैं तो उसमें फ्रॉम यानी आपका एड्रेस और टू यानी सामने वाले का एड्रेस दोनों लिखे होते हैं। ठीक वैसे ही इंटरनेट में भी दोनों एड्रेस शामिल होते हैं। ये था हमारा पॉइंट 1। नेक्स्ट देखो, द एड्रेस यूज इन इथरनेट आर द डेस्टिनेशन एंड सोर्स मैक एड्रेस। इथरनेट में इस्तेमाल होने वाले इन एड्रेस को ही हम मैक एड्रेस कहते हैं। यह एड्रेस 6 बाइट यानी 48 बिट्स का होता है जो आपके फिजिकल डिवाइस का होता है। इसका मतलब है आपका मैक एड्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है। उन दोनों पार्ट्स की टोटल लेंथ 6 बाइट्स होती है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। याद रखिए यह IP एड्रेस की तरह लॉजिकल नहीं होता। लॉजिकल यानी हम खुद से इसको एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। यह एड्रेस किसी भी डिवाइस को उस समय दिया जाता है जब उसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। नेक्स्ट फील्ड इज टाइप और लेंथ। यह फील्ड 2 बाइट यानी 16 बिट्स लंबी होती है। इसका काम यह बताना है कि फ्रेम के अंदर जो पैकेट है उसकी लंबाई कितनी है या उसका टाइप क्या है। इसे पहचानने का बहुत सिंपल नियम है। अगर इस फील्ड की वैल्यू 1500 या उससे कम है तो यह फील्ड लंबाई को बाइट्स में बता रहा है। जैसे अगर वैल्यू 1450 है तो इसका मतलब है कि आपका पैकेट 1450 बाइट का है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1536 या उससे बड़ी है तो यह पैकेट का टाइप बताता है कि अंदर मौजूद पैकेट IPv4 है या IPv6। फॉर एग्जाम्पल अगर हेक्साडेसिमल में 0x0800 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल में 2048 के बराबर है, जो कि 2048 1536 से बड़ी है। इसलिए यह साफ इशारा है कि अंदर का पैकेट IPv4 है। डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम कुछ स्लाइड्स के बाद पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं ट्रेलर के एकमात्र हिस्से की, FCS यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस। इसकी लंबाई 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स की होती है। इसका मेन काम डाटा में होने वाली गड़बड़ी या खराबी को पकड़ना है। इसके लिए यह रिसीव डाटा पर एक एल्गोरिदम चलाता है जिसे CRC बोलते हैं, मींस साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। यहाँ CRC का मतलब समझो। साइक्लिक मींस साइक्लिक कोड्स, रिडंडेंसी यानी फ्रेम के पीछे जुड़े वो एक्स्ट्रा बाइट्स जो कोई नया डाटा तो नहीं बढ़ाते लेकिन सुरक्षा कवच का काम करते हैं, और चेक्स यानी एरर की जांच करना। अब हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यह 6 बाइट्स यानी 48 बिट्स का एक फिजिकल एड्रेस होता है। जब कोई कंपनी किसी डिवाइस को बनाती है तो उस डिवाइस को एक एड्रेस दिया जाता है, उसी को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। इसको BIA यानी ब्रंट इन एड्रेस भी बोलते हैं क्योंकि यह हार्डवेयर के अंदर फायर होता है। दे आर ग्लोबली यूनिक यानी हर डिवाइस का अपना एक इकलौता मैक एड्रेस होता है। जैसे हम सबका एक यूनिक आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे ही हर नेटवर्क डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है जो कि बिल्कुल यूनिक होता है। हालांकि कुछ लोकली यूनिक मैक एड्रेस भी होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया में यूनिक होने की जरूरत नहीं होती। इसके फर्स्ट 3 बाइट्स को हम OUI बोलते हैं, मींस ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। इससे पता चलता है कि डिवाइस किस कंपनी ने बनाया है। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि मैक एड्रेस को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट में हमें कंपनी के बारे में पता चलता है और सेकंड में हमें उस डिवाइस के बारे में पता चलता है। यानी ये टोटल 6 बाइट का होता है, तो 3 बाइट कंपनी के लिए होती हैं और 3 बाइट उस डिवाइस के लिए होती हैं। इसका लास्ट पॉइंट देखो, इसे लिखने के लिए 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स की एक सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। हेक्साडेसिमल क्या होता है इसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें सबसे पहले आता है डेसिमल सिस्टम। सबसे पहले आप समझो कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। डेसिमल सिस्टम वह नॉर्मल नंबर सिस्टम है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसका बेस 10 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक की कुल 10 अंक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है।
इस सिस्टम में हर नंबर 10 की पावर पर कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट मीन्स 10 की पावर 0, टेंस मीन्स 10 की पावर 1, 100 मीन्स 10 की पावर 2, 1000 मीन्स 10 की पावर 3। मतलब डेसिमल में जो भी नंबर होता है वो 10 की पावर पर कैलकुलेट किया जाता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 4562, तो इसके पीछे की मैथ किस तरह से काम करती है उसे समझते हैं। इस नंबर में 2 यूनिट पोजीशन पर है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर 0। 6 10th पोजीशन पर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 की पावर 1। 5 100 पोजीशन पर है, तो इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 2। और 4000 पोजीशन पर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर 3। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये नंबर आएगा मेरे पास 4562। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड को यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि आप बेसिक्स को रिवाइज कर सकें। आगे जब हम हेक्साडेसिमल सीखेंगे तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके नंबर्स को बदला जाएगा। अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं, हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्साडेसिमल एक बेस 16 नंबर सिस्टम है। इसका मतलब इसमें प्रत्येक पोजीशन 16 की पावर पर कैलकुलेट होती है। जैसे डेसिमल में हर पोजीशन 10 की पावर पर कैलकुलेट होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कुल 16 अलग अलग सिंबल्स यानी कैरेक्टर्स होते हैं। कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस जैसे स्विच बड़े बाइनरी नंबर्स को छोटे और पढ़ने में आसान बनाने के लिए इस सिस्टम का यूज करते हैं। मैक एड्रेस इसी में लिखा जाता है। मैंने आपको बताया ना, मैक एड्रेस 12 हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। अब आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देखिए। इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर वैसे ही रहते हैं जैसे डेसिमल में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम 10 पर पहुंचते हैं, सिंगल डिजिट बनाए रखने के लिए नंबर्स की जगह लेटर्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जैसे 10 ए बन जाता है, 11 बी बन जाता है, 12 सी बन जाता है, 13 आपका डी बन जाता है, 14 ई बन जाता है और 15 एफ बन जाता है। अगर आपको किसी डिवाइस के मैक एड्रेस में F लिखा दिखे तो उसका मतलब कोई अक्षर नहीं बल्कि नंबर 15 है। इस स्लाइड में यह दिखाया गया है कि कैसे किसी हेक्साडेसिमल नंबर को हमारे समझने वाले डेसिमल नंबर में बदला जाता है। जैसे डेसिमल में बेस 10 की पावर चलती है, वैसे यहाँ बेस 16 की पावर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हेक्साडेसिमल का 10 डेसिमल में कितना होगा, चलिए देखते हैं। इसमें पहला डिजिट 0 है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 16 की पावर 0। दूसरा डिजिट 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 16 की पावर 1, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में हर पोजीशन 16 की पावर पर कैलकुलेट होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों को ऐड करने पर मुझे 16 मिलेगा, यानी हेक्साडेसिमल में 10 असल में डेसिमल का 16 है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हेक्साडेसिमल का 1A डेसिमल में कितना होगा। यहाँ A का मतलब है 10, जैसा कि हमने टेबल में देखा था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 16 की पावर 0 और 1 इंटू 16 की पावर 1। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 26। इसका मतलब हेक्साडेसिमल का 1A डेसिमल के 26 के बराबर है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया होगा। अब इस नेटवर्क डायग्राम को ध्यान से देखिए ताकि हम स्विच के काम करने का तरीका समझ सकें। हमारे पास 3 पीसी हैं, PC1, PC2 और PC3, जो स्विच 1 से जुड़े हैं। PC1 का मैक एड्रेस लास्ट में .0001 है, PC2 का मैक एड्रेस लास्ट में .0002 है और PC3 का मैक एड्रेस लास्ट में .0003 है। चलिए अब हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। स्विच के इंटरफेस के नाम F01, F02 और F03 है। यहाँ F का मतलब है फास्ट इथरनेट, जिसकी स्पीड 100 MB/s होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PC1, PC2 और PC3 के मैक एड्रेस का स्टार्टिंग पार्ट सेम है। ये PC1 का है, ये PC2 का है और ये PC3 का है। इसका मतलब है इन्हें एक ही कंपनी ने बनाया है, लेकिन एड्रेस का दूसरा हिस्सा सबका अलग है, जो डिवाइस की पहचान को बताता है। मान लेते हैं कि PC1 को PC2 के पास डाटा भेजना है। इसको हम यूनिकास्ट फ्रेम बोलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सिंगल टारगेट यानी PC2 के लिए है। अब हम बात करते हैं PC1 डाटा कैसे सेंड करेगा। PC1 फ्रेम के साथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को ऐड करके स्विच के पास भेज देता है। स्विच जैसे ही इस फ्रेम को रिसीव करता है, वह इसके सोर्स मैक एड्रेस फील्ड को देखता है ताकि वह सीख सके कि PC1 कहां जुड़ा है। अब स्विच क्या करता है, वह एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है। स्विच ने देखा कि F01 इंटरफेस पर जो फ्रेम आया उसका मैक एड्रेस ये वाला था। उसने तुरंत इसे अपने टेबल में एंट्री कर लिया। इसे डायनामिकली लर्न्ड मैक एड्रेस कहते हैं, क्योंकि हमने इसे स्विच में खुद टाइप नहीं किया, स्विच ने खुद से सीखा है। हर स्विच इस तरह की टेबल बनाता है और आने वाले फ्रेम के सोर्स एड्रेस को देखकर इसे बढ़ता जाता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। स्विच को यह तो पता चल गया कि PC1 कहाँ है, लेकिन फ्रेम को जाना है PC2 यानी इस मैक एड्रेस पर। स्विच की टेबल में अभी इस एड्रेस के लिए कोई भी एंट्री नहीं है। इसे हम अननोन यूनिकास्ट फ्रेम कहते हैं। ऐसी स्थिति में स्विच फ्रेम को फ्लड कर देता है। फ्लड का मतलब है स्विच उस फ्रेम को अपने सभी इंटरफेस पर यानी पोर्ट्स पर भेज देगा, सिवाय उस पोर्ट की जहां से वो फ्रेम आया है। स्विच फ्रेम की कॉपियां बनाता है और उसे F02 और F03 से बाहर भेज देता है। PC3 इस फ्रेम को देखता है, लेकिन जो कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके अपने एड्रेस से मैच नहीं
करता, इसलिए वह फ्रेम को ड्रॉप यानी इग्नोर कर देता है। PC2 भी इस फ्रेम को रिसीव करता है जो कि इसका मैक एड्रेस मैच कर जाता है, इसलिए ये पैकेट को ड्रॉप नहीं करता। लेकिन याद रखिए, जब तक PC2 वापस कोई रिप्लाई नहीं भेजेगा, प्रोसेस यहीं पे रुका रहेगा और स्विच PC2 का एड्रेस नहीं सीख पाएगा। दोस्तों, मैंने डायग्राम के जरिए आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। मैं चाहूंगा कि आप नोट्स और बेहतर समझ के लिए स्लाइड्स पर जो पॉइंट लिखे हैं उन्हें एक बार जरूर पढ़ लें। इससे आपको टेक्निकल टर्म याद रखने में आसानी होगी। अब इस डायग्राम को देखिए जहां कहानी पूरी होती है। PC2 वापस PC1 को रिप्लाई भेज रहा है। इस बार फ्रेम में डेस्टिनेशन 0001 है और सोर्स 0002 है। हमने देखा कि फ्रेम में डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस रिवर्स हो गए हैं। PC2 अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से फ्रेम को बाहर भेजेगा और स्विच 1 इसे रिसीव करेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। स्विच तुरंत नए फ्रेम के सोर्स मैक एड्रेस को देखेगा। उसे पता चलेगा कि एड्रेस 0002 वाला डिवाइस पोर्ट F02 पर है। वह इसे अपनी मैक एड्रेस टेबल में जोड़ लेगा। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अब स्विच के पास दोनों एंट्री आ गई हैं। 0001 F01 इंटरफेस पर है, 0002 F02 इंटरफेस पर है, जो कि इस बार डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पहले से ही स्विच की टेबल में मौजूद है, इसलिए स्विच फ्रेम को फ्लड नहीं करेगा। इसे हम नॉन यूनिकास्ट फ्रेम बोलते हैं, क्योंकि स्विच को पहले से पता है कि डाटा कहाँ भेजना है। इसके बाद PC1 इस फ्रेम को रिसीव करेगा और डीकैप्सुलेशन प्रोसेस के जरिए इसे प्रोसेस करेगा। यहाँ पर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे एजिंग बोलते हैं। अगर किसी पोर्ट पर 5 मिनट तक कोई एक्टिविटी ना हो तो स्विच उस एंट्री को अपनी टेबल से हटा देता है। उदाहरण के लिए समझो, अगर PC1 अगले 5 मिनट तक कोई डाटा नहीं भेजेगा तो स्विच 1 उसकी एंट्री डिलीट कर देगा ताकि टेबल साफ रहे। आखिर में दो जरूरी टर्म्स को याद रखना है। फर्स्ट इज यूनिकास्ट एंड सेकंड इज ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट यानी 1 to 1, 1 सेंडर 1 रिसीवर। ब्रॉडकास्ट यानी 1 to all, 1 सेंडर बाकी सब रिसीवर। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे PC1 PC3 को फ्रेम भेजना चाहता है। अब PC1 ने डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस के साथ फ्रेम को रेडी किया और स्विच के F01 इंटरफेस पर भेज दिया। जैसे ये फ्रेम F01 इंटरफेस पर आया, स्विच 1 ने अपनी मैक एड्रेस टेबल को अपडेट कर लिया। अब स्विच 1 ने क्या किया, इस फ्रेम को फ्लड कर दिया अपने F03 इंटरफेस पे और F02 इंटरफेस के ऊपर। जैसे ये फ्रेम PC2 के पास गया, जो कि मैक एड्रेस मैच नहीं हुआ, इसलिए इसने पैकेट को ड्रॉप कर दिया। स्विच 2 ने अपने F03 इंटरफेस पर इस फ्रेम को रिसीव किया और अपनी मैक एड्रेस टेबल को अपडेट कर लिया। अब स्विच 2 ने भी इस फ्रेम को फ्लड कर दिया F01 इंटरफेस से और F02 इंटरफेस से। PC4 ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैक एड्रेस मैच नहीं हुआ। मैक एड्रेस मैच होने की वजह से PC3 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब PC3 वापस PC1 को रिप्लाई देगा। PC3 ने फ्रेम को रेडी किया और डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस को चेंज कर दिया। जैसे ही फ्रेम F01 इंटरफेस के ऊपर आया, स्विच 2 ने अपनी मैक एड्रेस टेबल पे इसको अपडेट कर लिया। अब जो कि स्विच 2 को पहले से पता है कि F03 इंटरफेस कहां पर है, इसलिए ये डायरेक्ट इसको F03 इंटरफेस पर भेजेगा। और स्विच 1 को पहले से पता है कि PC1 कहां पर बैठा है, इसलिए ये फ्रेम को डायरेक्ट PC1 के पास भेज देगा। इसको हम नॉन यूनिकास्ट फ्रेम बोलते हैं। जैसे ही फ्रेम स्विच 1 के पास आया, स्विच 1 ने भी अपनी मैक एड्रेस टेबल को अपडेट कर लिया था। तो इस तरीके से हमारा डाटा एक लैन के अंदर मूव करता है। तो चलिए, अब जो हमने सीखा है उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए फिजिकल मैक एड्रेस। फिजिकल मैक एड्रेस का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 बाइट्स या फिर 48 बिट्स। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज ए स्विच डू व्हेन इट रिसीव्स एन अननोन यूनिकास्ट फ्रेम। जब स्विच को ऐसा फ्रेम मिले जिसका डेस्टिनेशन उसे पता ना हो, तब वह क्या करता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। स्विच उस फ्रेम को आने वाले पोर्ट को छोड़कर बाकी सभी इंटरफेस पर फ्लड कर देता है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ड ऑन द हेक्साडेसिमल चार्ट, व्हाट इज द डेसिमल नंबर 16 रिटन एज इन हेक्स। यानी डेसिमल नंबर 16 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 15 के बाद जब 16 आता है तो वो वापस 10 बन जाता है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। हाउ लॉन्ग डू डायनामिक एंट्रीज स्टे इन ए स्विच मैक एड्रेस टेबल विदाउट एनी एक्टिविटी। बिना किसी एक्टिविटी की डायनामिक एंट्रीज टेबल में कितनी देर तक रहती हैं? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 मिनट। इसे हम एजिंग टाइम के नाम से भी जानते हैं। मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एफसीएस यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस ट्रेलर फील्ड। एफसीएस फील्ड का मुख्य काम क्या होता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेटवर्क में ट्रैवल करते समय डाटा में कोई गड़बड़ी या खराबी तो नहीं आई, यह चेक करना ही एफसीएस का काम होता है। तो दोस्तों यह था हमारा चैप्टर इथरनेट लैन स्विचिंग के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज स्क्रीन पर दिख रहे बटन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल या विचार कमेंट्स में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।